हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग आज क्लास 11th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के टॉप 25 एमसीक्यू करते हैं, जो कि झारखंड बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए, तो ठीक है, हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो अब बताएंगे जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर मीटर पर सेकंड होता है, बी ऑप्शन है वोल्ट पर मीटर होता है, ऑप्शन सी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन डी है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आप बताएंगे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। चलिए अब बारी बारी से सब देख लेते हैं। इनमें से मीटर पर सेकंड किसका होता है? आपको पता है कि जो वेग होता है, वेग का और चाल का, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड किसका होता है? ये एक्सीलरेशन त्वरण का होता है। और एम्पियर पर मीटर किसका होता है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर किसका होता है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर जो होता है वह चुंबकीय आघूर्ण का होता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट पर मीटर होगा, इसलिए करेक्ट आंसर फर्स्ट का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? आपको बताना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो कितना के बराबर होता है। ऑप्शन ए है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सेकेंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और सी है 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको पता होगा कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वह कितने के बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। और यह क्या है? यह जो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यह एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। और यह क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23, यह आपका अवोगाद्रो नंबर है। तो इस आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कुल कितने आधारी राशियां, आपको बताना है कि टोटल कितना फंडामेंटल क्वांटिटीज है। 6 है ऑप्शन ए, बी 7 है, सी 8 है, और डी ऑप्शन जो है आपका 2 है। कितने आधारी राशियां हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं? तो आपको पता है कि टोटल जो है आपका 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, 7 आधारी राशियां है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर है 4, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए केल्विन होगा, बी एम्पियर होगा, सी मोल होगा, डी वोल्ट होगा। बताइए पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पदार्थ की जो मात्रा है उसका एसआई यूनिट मोल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक एंगस्ट्रॉम, हाँ इससे पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि केल्विन किसका एसआई मात्रक है। आपको पता होगा कि जो ताप है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। जबकि पदार्थ की जो मात्रा है, पदार्थ की जो मात्रा है उसका एसआई यूनिट मोल है। ठीक, तो 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? आपको बताना है कि जो एक एंगस्ट्रॉम है ये कितना के बराबर होगा। ऑप्शन ए 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होगा, ऑप्शन बी है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होगा, ऑप्शन सी है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होगा, ऑप्शन डी है 10⁻⁻15 के बराबर होगा। तो आपको पता होगा कि जो 1 एंगस्ट्रॉम है वह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो है वह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अब बारी बारी से इस सब को देख लेते हैं। तो ये 10⁻⁻6 मीटर को क्या कहते हैं? इसको माइक्रो बोलते हैं। और जो है
और ये 10⁻⁻9 मीटर जो इसको नैनो बोलते हैं, और 10⁻⁻15 जो है इसको फेमटो कहते हैं। तो यह एंगस्ट्रॉम के बारे में पूछा जा रहा था आपको, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा 10⁻⁻10, इसको एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 5 का करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया। आपको बताना है कि जो स्थिर अनुपात का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम कौन दिया था? लेवजियर ने दिया है, प्राउस्ट ने दिया है, या फिर आपका ऑप्शन सी है डाल्टन ने दिया है, फिर आपका जो है ऑप्शन डी है गेल-लुसेक ने दिया है। अब बताएंगे कि जो स्थिर अनुपात का नियम है वह किसने दिया है, बताइए। तो आपको पता होगा कि जो स्थिर अनुपात है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो किसने दिया है? पता होगा आपको, प्राउस्ट ने दिया है। जोसेफ प्राउस्ट ने लॉ ऑफ प्रोपोर्शन का अनुपात दिया है, ठीक है। तो स्थिर अनुपात का जो नियम है किसने दिया है? आपका प्राउस्ट ने दिया है। चलिए बारी बारी से समझते हैं कि लेवेजियर ने कौन सा नियम दिया है। तो लेवेजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है। लेवेजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, और फिर आपका डाल्टन जो है उसको गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम दिया, और गेल-लुसेक जो है इन्होंने गैसीय आयतन का नियम दिया है। गैसीय आयतन का नियम, गेल-लुसेक, ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 है S8 की परमाणुकता क्या है? S8 की परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी बताना है आपको। S8 8 है, 9 है, 10 है, 2 है, कितनी है? S8 की जो एटॉमिसिटी है वह 8 है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि H2O की एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी क्या है, तो देखिए हाइड्रोजन 2 टाइम्स आया है, ऑक्सीजन 1 टाइम्स आया है, यानी इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। ऐसे ही कोई भी कंपाउंड आए आप उनको उसमें देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आया है एलिमेंट का, उसको ऐड करके आप उनकी एटॉमिसिटी बता सकते हैं। तो यहाँ सल्फर की जो एटॉमिसिटी है वो 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है। आप देखे होंगे कि जो यौगिक है, कंपाउंड है, उसका जो सूक्ष्मतम कण है वह क्या है? परमाणु है। परमाणु उसको बोलेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अणु बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, क्या बोलेंगे? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे हम लोग? तो आपको पता होगा कि जो यौगिक है, कंपाउंड है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाएगा वो अणु कहलाएगा। यौगिक का सूक्ष्म कण अणु, और जो तत्व है उसके सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। लेकिन यहाँ आपसे यौगिक के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर अणु होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। ऑप्शन ए है 1 इंटू 10⁻⁻24। बी नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। सी नंबर है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। डी नंबर है कोई नहीं। आपको पता होगा कि जो अवोगैड्रो संख्या है उसका मान कितना होता है? जो अवोगैड्रो संख्या उसका मान ऑप्शन बी 6.022 इंटू 10⁻23 होता है अवोगैड्रो संख्या का मान, ठीक है। इनको एक मोल भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किसी गैस के 1 मोल का आयतन एनटीपी पर होगा। आपको पता है कि गैस के 1 मोल का जो आयतन होगा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, एनटीपी पर, कितना होता है? ऑप्शन ए 11.4 लीटर, ऑप्शन बी 22.4 लीटर, ऑप्शन सी 1 लीटर, एंड ऑप्शन सी अनिश्चित। क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल गैस के आयतन का? वो होता है 22.4 लीटर, यानी 22.4 लीटर होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल गैस का आयतन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है?
आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन पैमाना होगा। आपको बताना है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन टेम्परेचर क्या होगा। आपके लिए ऑप्शन है 273 केल्विन, ऑप्शन बी है 373 केल्विन, ऑप्शन डी है आपके पास, सी है 420 केल्विन, ऑप्शन सी है 420 केल्विन और ऑप्शन डी है 173 केल्विन। तो आप बताएं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो आपको पता है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 273 केल्विन। तो क्योंकि हम पता है हमको 0 डिग्री सेल्सियस पर जो केल्विन पैमाना होता है वो कितना होता है, 273 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 12 है पदार्थ के किस अवस्था के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिकतम होता है। आपको बताना है कि जो पदार्थ का किस अवस्था में कणों के बीच जो रिक्त स्थान होगा वह मैक्सिमम होगा। आपको ये बताना है किस अवस्था में होता है कणों के बीच मैक्सिमम। आपको पता है कि जो अधिक का रिक्त स्थान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो वह ठोस है, द्रव है या गैस है, तो वह गैसियस स्टेट में। क्योंकि आपको पता है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वह काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए इसके बीच जो गैप होगा वह मैक्सिमम होगा। और पता है जब यह गैप मैक्सिमम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम लगेगा और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वह टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनके कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है और इनके अंदर जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होगा। तो 12 का करेक्ट आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ताप में वृद्धि से गैसों के आयतन में होता है। वृद्धि होती है, कमी होती है, नियत रहती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए ताप में वृद्धि होगी तो गैस के आयतन में क्या परिवर्तन पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैसों के आयतन में वृद्धि होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा ताप में वृद्धि से गैसों के आयतन में वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है ठोस से सीधे गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। कह रहे कि उस प्रोसेस का नाम बताओ जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू गैस। क्या बोलेंगे उसको। ऑप्शन ए संघनन कहते हैं, बी वाष्पन कहते हैं, सी ऊर्ध्वापातन कहते हैं, डी गलन कहते हैं। क्या बोलेंगे। डायरेक्ट जब कोई ठोस से गैस में बदलती है तो उस प्रक्रिया को पता है कि हम लोग सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वापातन कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वह सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि लोहे का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। लोहे का गलनांक बताना है, कितना डिग्री सेल्सियस पर लोहा जो है वह मेल्ट होता है, पिघलता है। तो आपको बताना है कि लोहे का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ऑप्शन ए 1520 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1530 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 1475 डिग्री सेल्सियस, देन ऑप्शन डी है 1590 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताएं कितना डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है आयरन। आपको पता होगा ऑब्वियसली जो आयरन मेल्ट होता है वह 1530 डिग्री सेल्सियस पर। तो लोहे का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1530 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है। देखिए ऑब्वियसली आपको पता होगा कि बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 और मूलानुपाती जो होता है वह सबसे सरलतम में होता है। देखिए यहाँ कार्बन भी 6 टाइम्स है, हाइड्रोजन भी 6 टाइम्स है। अगर इसको और सरल अनुपात में लिखते हैं तो C/H क्या हम लिख सकते हैं 1:1 लिख सकते हैं, यानी CH जो है इसका सबसे सरलतम रेशियो होगा। इसलिए वही पूछा जा रहा है कि बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। ऑप्शन ए है C6H6, C2H2, CH या C2H4। तो आपको पता होगा
कि जो बेंजीन का मूलानुपाती यानी सबसे सरल रूप है वह CH में हम इसको लिख सकते हैं, 1:1 में लिख सकते हैं, इसलिए बेंजीन का मूलानुपाती CH होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, मोललता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं या मोलंस कहते हैं? आपको पता होगा कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए मोलरता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका? कह रहा है कि निम्न में कौन मिश्रण है? आपसे पूछा जा रहा है कि यह मिश्रण कौन है। मिश्रण कौन है? H2O है, CO2 है, SO2 या हवा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे तो 9th में भी देखे होंगे। मिश्रण कौन है? आपको इसलिए पता होगा कि H2O कंपाउंड है, CO2 ये भी कंपाउंड है, SO2 कंपाउंड है, लेकिन एयर जो है यह एक मिक्सचर है, इसलिए 18 का करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया? आपको बताना है कि एटॉमिक थ्योरी जो है वो कौन दिए थे? डाल्टन दिए थे, प्राउस्ट दिए थे, लेवेजियर दिए थे या गेल-लुस्सैक दिए थे? कौन दिए थे? आपको पता होगा कि जो एटॉमिक थ्योरी था वह हमारे डाल्टन महोदय ने दिया था। किसने दिया था एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन ने दिया था एटॉमिक थ्योरी। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ए हो जाएगा। एटॉमिक थ्योरी कौन दिया? जॉन डाल्टन ने, और एटम शब्द की व्याख्या भी डाल्टन ने ही किया था अपने एटॉमिक थ्योरी में। अब देखो, आपसे पूछा जा रहा है H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है H2O का। H2O का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालेंगे? आपसे पूछा जा रहा है कि H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। चलिए H2O का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, लेकिन ये 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और वह 1 टाइम्स आया है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 + 16, 16 × 18, 18 यू हुआ। यानी आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो आणविक मास है वह मॉलिक्यूलर मास है वह 18 यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन तत्व नहीं है? आपको बताना है कौन तत्व नहीं है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी CO कोबाल्ट, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और देन ऑप्शन डी है आयरन। तो आपको पता है कि जो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह एलिमेंट नहीं है, यह कंपाउंड के श्रेणी में आता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एक परमाणुविक द्रव्यमान इकाई AMU का मान होता है। आपको बताना है कि एक AMU का मान कितना होगा? 931 ME, 937 MeV और या सी ऑप्शन 127 MeV या डी ऑप्शन कोई नहीं। आप बताएं कि जो 1 MU होता है उसका वैल्यू कितना होता है? तो आपको पता होगा कि जो 1 MU है उसका जो वैल्यू होता है वह 931 MeV होता है। इसका करेक्ट आंसर 22 का 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पारसेक किसकी का है? आपको बताना है कि पारसेक जो है वो किसका यूनिट है, समय का है, दूरी का है, आवृत्ति का है या कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि पारसेक जो है वह किसका ऐसा यूनिट है? वह डिस्टेंस का है, दूरी का ऐसा यूनिट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 23 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है गैसों का घनत्व निर्भर करता है। गैसों का जो डेंसिटी है वह किसके ऊपर निर्भर करता है? ऑप्शन ए ताप पर, ऑप्शन बी दाब पर, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि जो गैस है, गैसों का जो घनत्व है वह ताप और दाब दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि शुष्क बर्फ ड्राई आइस के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपको बताना है ड्राई आइस किसको कहते हैं।
किसको बोलेंगे शुष्क बर्फ के नाम से कौन जाना जाता है? SO2 जाना जाता है, CO2 जाना जाता है, या H2O जाना जाता है, या इनमें से सभी? ऑप्शन बताएं इनमें से कौन है? तो ऑब्वियसली आपको पता होगा सॉलिड CO2, यानी सॉलिड CO2 को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा, SCO2 होगा, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई आइस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था आपका टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगला वीडियो सबसे पहले मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।